हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एफजेड क्लासेस। तो गाइस आज आता है 28 दिसंबर और है वेडनेसडे। आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर को एनालिसिस करेंगे और इस न्यूज़पेपर में देखेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और अगर गाइस आपको इस न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, एफजेड क्लासेस हिंदू पीडीएफ। वहाँ से आपको डेली बेसिस पर इस न्यूज़पेपर के पीडीएफ मिल जाएंगे और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला आर्टिकल जो फ्रंट पेज पर दिया गया है, आज एक इकलौता आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सिर्फ फ्रंट पेज पर दिया गया है। इसमें बताया गया है कि अभी महाराष्ट्र का जो हाउस है उसने एक रिजोल्यूशन को पास कर दिया है कर्नाटक के विलेजेस पर। अब ये सारा का सारा डिस्प्यूट्स क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि एक रीज़न है बेलगावी, या उसे हम बेलगांव भी बोलते हैं। महाराष्ट्र कहता है कि हमारा हिस्सा है और कर्नाटक कहता है हमारा हिस्सा है। तो पहले इशू जान लेते हैं, उसके बाद इस इशू को भी देखेंगे। तो महाराष्ट्रन लेजिस्लेटिव असेंबली ने ट्यूसडे में एक एनिमोसली पास कर दिया है रिजोल्यूशंस टू लीगली परस्यू द इंक्लूजन ऑफ 865 मराठी स्पीकिंग विलेजिंग इन एन कर्नाटक इनटू महाराष्ट्र। मतलब 865 ऐसे मराठा स्पीकिंग विलेजेस जो कर्नाटक में हैं उनको महाराष्ट्र में लाने की बात चल रही है। चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने ये रिजोल्यूशंस को टेबल किया है नागपुर के अंदर। फाइट द केसेस इन द सुप्रीम कोर्ट। वो कह रहे हैं कि हम इसके लिए सुप्रीम कोर्ट से फाइट करेंगे। टू इंक्लूड बेलगांव को हम अपने अंदर लाएंगे, करवार, निपानी, बिदार, भागली अमंग अदर विलेजेस इन महाराष्ट्र। मतलब इन विलेजेस को तो कवर किया गया है और 865 विलेजेस को भी इनके अंदर कवर किया गया है। बेसिकली डिस्प्यूट किस चीज़ को लेकर है? तो डिस्प्यूट है इस रीजन को लेकर, बेलगावी को लेकर। ये आपको दिख रहा होगा, ये आपको महाराष्ट्र और कर्नाटक की बाउंड्री पे देखने को मिल जाएगा। बेलगावी, इसको बोलते हैं बेलगावी या बेलगांव रीजन। अब इसकी हिस्ट्री क्या है इसको हमें देखना पड़ेगा। तो चलिए पहले थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं बेलगावी की। बात करें अगर बेलगावी बॉर्डर की या बालगांव बॉर्डर की, तो ये डिस्प्यूट्स शुरू हुआ है, ये बॉर्डर डिस्प्यूट्स है किस किस के बीच में? कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में। अवर द स्टेट बेलगावी राइटफुली शुड बी पार्ट ऑफ बेलगावी इज़ नॉ ए डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटक। तो ये डिस्ट्रिक्ट जो आपको देखने को मिलेगी बेसिकली ये कर्नाटक में देखने को मिलेगी और महाराष्ट्र का बॉर्डर भी इससे लगता है। लेकिन ब्रिटिश इंडिया में एक ये पार्ट था बॉम्बे प्रेसिडेंसी, क्योंकि उस टाइम पे बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, कोलकाता प्रेसिडेंसी थी। तो उस समय ये बम्बई प्रेसिडेंसी का पार्ट था और टुगेदर विद प्रेजेंट डे गुजरात, महाराष्ट्र और सर्टन एरियाज ऑफ कर्नाटक भी क्या थे? बॉम्बई प्रेसिडेंसी के पार्ट थे। इसकी हिस्ट्री और बैकग्राउंड की बात करें तो 1881 में एक सेंसस होता है जिसके अंदर एक पॉपुलेशन को रिकॉर्ड किया जाता है। 8,64,014 रेजिडेंट्स जो हैं बेलगावी डिस्ट्रिक्ट के, वो 64% ऑफ देम वर कन्नड़ स्पीकर्स थे। तो बेलगावी जो रीजन था, डिस्ट्रिक्ट था, उसके जो लोग थे उसमें 64.39% जो लोग थे वो कन्नड़ स्पीकर थे और 26.04 क्या थे? मराठी स्पोकर्स आपको देखने को मिलेंगे। अब ये सारा का सारा डिस्प्यूट इस चीज़ को लेकर है, लैंग्वेज को लेकर, क्योंकि ज़्यादा कौन देख रहे हैं आपको इसमें? जो लैंग्वेज बोलने वाले हैं वो है कन्नड़, और फिर कम कौन देखने को मिल रहे हैं? मराठी। और महाराष्ट्र कहता है कि ये हमारा हिस्सा है, लेकिन कर्नाटक इसके हिसाब से कहता है कि हमारा हिस्सा है। लेकिन इंडिपेंडेंस जब हुई इंडिया की 1947 में, तो बेलगावी डिस्ट्रिक्ट ए टू ऑफ द फॉर्मर मुंबई प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, ये बम्बई स्टेट का पार्ट बना। इन 1956 में स्टेट रिओर्गेनाइजेशन एक्ट आया, जब इसने बेलगावी डिस्ट्रिक्ट को इनकॉर्पोरेट कर दिया इनटू द न्यूली फॉर्म्ड मैसूर स्टेट ऑफ कर्नाटक। तो स्टेट रिओर्गेनाइजेशन एक्ट ने इसको बेलगावी डिस्ट्रिक्ट को किसके अंदर फॉर्म कर दिया, किसके अंदर ला दिया? इसको ला दिया कर्नाटक के अंदर, जो उस टाइम पर मैसूर स्टेट बोला जाता था। दिस प्लेस बेलगावी विद इट्स मेजोरिटी ऑफ मराठी स्पीकर्स। तो इसने क्या बना दिया इसको? इस किसकी जगह रख दिया गया? विद इट्स मेजोरिटी ऑफ मराठी स्पीकर्स विद इन द कन्नड़ मेजोरिटी कर्नाटका। एडजॉइंग एरिया विद मोस्टली मराठी स्पीकिंग सिटीजन वर इनकॉर्पोरेटेड इनटू ए न्यू फॉर्म्ड महाराष्ट्र स्टेट। तो आपको देखने को मिल जाएगा इस टाइम पर मराठी स्पीकिंग सिटीजन आपको देखने को मिल जाएंगे, जो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में देखने को मिलते हैं। अब उसको लेकर एक बाउंड्री कमीशन डिसीजन भी आया, जिसके अंदर बेलगावी हिस्टोरिकली हैज़ बीन एक पार्ट था कन्नड़ रीजन्स का, कर्नाटक का आपको देखने को मिल जाएगा रीजन, एंड हैज़ सीन मैनी कन्नडिया डायनेस्टी रूलिंग ओवर इट। तो बहुत सारी कन्नडिया डायनेस्टी ने इसके ऊपर रूल किया है। और डेमोग्राफी की अगर रीजन्स की बात करें तो ये 18th सेंचुरी में एज इन अदर पार्ट ऑफ इंडिया की बात करें तो पीरियड शो द एक्सपेंशन ऑफ मराठा एम्पायर क्या हुआ था? एक्सपेंड देखने को मिला था अंडर द पेशवा, culminating in its geographical spread memorialized
as being from attack to Kotak, a large chunk of the Karnataka region become a part of empire। तो बहुत सारा जो कर्नाटक का पार्ट था वो पेशवा के अंदर किस में बदल गया था, वो इसमें आ गया था, महाराष्ट्र के अंदर आ गया था। वाज रोंगली कॉल्ड एज हम साउदर्न मराठा कंट्री भी बोलते थे, कंप्रेसिंग मोस्ट ऑफ द नॉर्थ कर्नाटक विद इट्स वास्ट मेजोरिटी ऑफ कन्नड़ स्पीकर। तो बहुत सारे जो रीजन थे नॉर्थ कर्नाटक के, क्योंकि नॉर्थ से ही क्या है कनेक्ट है, वो है महाराष्ट्र कनेक्ट। तो उसकी मेजोरिटी कहाँ देखने को मिली थी, सारे पार्ट महाराष्ट्र में आ गए थे। फिर 4 मेंबर कमेटी बनाई गई जिसके अंदर मेमोरेंडम को फॉलो किया गया महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। ऑन 23 जून 1957 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंस्टीट्यूट किया एक महाजन कमेटी, जिसको 5 जून 1960 में बनाया गया था। ये डिसाइड करने के लिए कि बेलगावी किसका होगा, बेलगावी का रिओर्गेनाइजेशन कौन करेगा। तो 4 मेंबर कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूट किया कि 2 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द महाराष्ट्र गवर्नमेंट एंड 2 फ्रॉम द मैसूर गवर्नमेंट। तो इस 4 मेंबर कमेटी के अंदर कौन कौन से लोग थे, 2 रिप्रेजेंटेटिव महाराष्ट्र गवर्नमेंट के और 2 रिप्रेजेंटेटिव मैसूर गवर्नमेंट के। हावेवर इट फेल टू रीच एन एग्रीमेंट। तो इसका कुछ भी रिजल्ट नहीं निकला। महाराष्ट्र वांटेड टू अडॉप्ट द फॉलोइंग प्रिंसिपल। महाराष्ट्र का चाहता था कि वो बहुत सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करे एंड एग्री टू हैंड ओवर कन्नड़ मेजोरिटी विलेजेस टू मैसूर। वो चाहता था कि काफ़ी सारे जो कन्नड़ स्पीकिंग मेजोरिटी विलेजेस हैं वो भी मैसूर से हमारे पास आ जाएं। विलेजेस एज ए यूनिट, जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी, इंटीग्रिटी। मराठी और कन्नड़ स्पीकर्स रिलेटिवली मेजोरिटी। विलेजेस विद नो पॉपुलेशन शुड बी मर्ज विद दैट स्टेट वेयर द ओनर्स ऑफ दैट लैंड रिसाइड। The wish of the residents, the Mysore's government on the other hand wanted status quo to be maintained। तो मैसूर गवर्नमेंट चाहती थी कि हमेशा क्या रहे, स्टेटस क्वा मेंटेन रहे। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट क्या है, देखें तो रिपोर्ट के अगेंस्ट। तो महाराष्ट्र ने इंस्टेड ऑन द 1951 सेंसस बीइंग यूज्ड टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट एज इट हैड अराइजन ड्यू टू द स्टेट रिओर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। जब 1951 का सेंसस हुआ था जिसके अंदर 64.39% कन्नड़ स्पीकर लोग देखने को मिले थे, तो उसके अकॉर्डिंग ही महाराष्ट्र ने क्या किया, अकॉर्डिंग टू 1951 सेंसस महाराष्ट्र ऑफ मराठी स्पीकर्स विद कन्नड़ स्पीकर इन ब्रैकेट वर एज फॉलोज। तो बेलगावी सिटी के अंदर 60% 18.8%, और शाहपुरा के अंदर, बालगावी कंटेनमेंट के अंदर, बालगावी सबमर्स के अंदर ये देखने को मिला कि कितने ज़्यादा मराठा स्पीकिंग लोग देखने को मिल रहे हैं। महाजन कमीशन हाउएवर यूज्ड द सेंसस ऑफ 1961। और महाजन कमीशन ने क्या यूज़ किया, एक सेंसस यूज किया 1961 का, अकॉर्डिंग टू विच बालगावी वाज सराउंडेड बाय कन्नड़ स्पीकिंग एरिया ऑन ऑल साइड्स। तो बालगावी को किसके सराउंड कर दिया गया, जो कन्नड़ स्पीकिंग एरियाज हैं उसके सराउंड बालगावी को ला दिया गया। कमीशन सेड दैट इट्स डिसीजन ऑफ बॉर्डर डिस्प्यूट वर नॉट बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ मराठी स्कूल्स एंड स्टूडेंट इन बालगावी। तो कमीशन ने सजेस्ट किया इसका डिसीजन हम ऐसे नहीं ले सकते कि उसमें मराठी स्कूल्स और स्टूडेंट कितने देखने को मिलेंगे बालगावी के अंदर। तो अभी ये डिस्प्यूट चल रहा है, जब ये बालगावी की, अब महाराष्ट्र कहता है कि हमारा हिस्सा है, कर्नाटक कहता है हमारा हिस्सा है। जब इस पर क्या आएगा, जब इस पर डिसीजन आएगा तो इस आर्टिकल को हम और डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। अभी हमने डिस्प्यूट देख लिया, अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो बेसिकली एडिटोरियल है। इस एडिटोरियल को हमें ध्यान से पढ़ना है क्योंकि एडिटोरियल हमारे मेंस के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसमें क्या बताया है कि जो माइग्रेंट वर्कर हैं, जो दूसरी कंट्रीज से हमारे देश में वर्कर आ रहे हैं, उनकी स्थिति क्या है इंडिया के अंदर, उनकी स्टोरी क्या है, उसको लेकर ऑथर्स ने बात करी है। ऑथर की बात करें तो ऑथर जो हैं वो इस एडिटोरियल के 2 ऑथर हैं। एक मेंबर हैं केरला पब्लिक सर्विस कमीशंस के, और एक ऑथर हैं अनडॉक्यूमेंटेड के। तो उन्होंने बताया इस साल इंटरनेशनल माइग्रेट्स डे ऑब्जर्व हुआ है, जो ऑब्जर्व होता है एनुअली दिसंबर 18 में, मस्ट बी सीन इन द बैकड्रॉप ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड volatility that began in 2020 एज ए रिजल्ट ऑफ कोविड-19 पैंडमिक। तो इसको हमने दिसंबर 18 में नहीं बनाया था क्योंकि बहुत सारे माइग्रेंट्स देखने को मिले थे हमारे खुद इंडिया के अंदर। एक दूसरी जगह से लोग क्या कर रहे थे, माइग्रेट्स कर रहे थे। तो 2020 में इसको कोविड-19 की वजह से नहीं बनाया गया। Besides this infectious disease outbreak, there was immense such as Taliban takeover of Afghanistan, Russian invasion of Ukraine,
worsening poverties in sub-Sahara regions and also climate change resulting in large scale migration। अगर बात करें तो जैसे ही 2020 ख़त्म हुआ, कोविड-19 हुआ, उसके बाद हमारे पास बहुत सारे इशू देखने को मिले, जैसे तालिबान ने टेक ओवर कर लिया अफ़गानिस्तान को, रशिया ने इन्वेजन कर लिया यूक्रेन का, और बहुत ज़्यादा पॉवर्टी देखने को मिली सहारा रीजन में, मतलब अफ्रीकन रीजन्स में, और क्लाइमेट चेंज भी देखने को मिला जिसकी वजह से लार्ज स्केल पर माइग्रेशन देखने को मिला है इंडिया के अंदर बहुत सारे लोगों का। अगर माइग्रेशन की डेट की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2022 में क्या हुआ था कि 281 मिलियन इंटरनेशनल माइग्रेंट्स ग्लोबली इन 2020 विद नियरली 2/3 बीइंग्स लेबर माइग्रेंट्स। 281 मिलियन इंटरनेशनल माइग्रेंट्स में से 2020 के अंदर 2/3 जो थे वो लेबर माइग्रेंट्स थे, वाइल देयर वर 169 मिलियन लेबर माइग्रेंट्स थे 2019 में जो देखने को मिले, और फिगर ये टच करता है 164 मिलियन माइग्रेंट्स जो देखने को मिले हैं 2020 के अंदर। अगर लार्जर पोल ऑफ इन माइग्रेंट्स देखें तो साउथ एशियन सेस इट्स नियरली 14%, मतलब साउथ एशिया से हमारे इंडिया में कितने लोग आते हैं वो 40% का शेयर करते हैं। फर्दर द साउथ एशियन गल्फ माइग्रेटरी कॉरिडोर वर्ल्ड लार्जेस्ट माइग्रेंट कॉरिडोर भी देखने को मिलेगा आपको। लॉन्ग टर्म डाटा की बात करें, इंटरनेशनल माइग्रेशन शो दैट माइग्रेशन इज़ नॉट यूनिफॉर्म अक्रॉस द वर्ल्ड एंड इज शेप्ड बाय द इकोनॉमिक, जियोग्राफिक, डेमोग्राफी एंड अदर फैक्टर्स। तो अगर रिपोर्ट्स की बात करें इंटरनेशनल माइग्रेशन, तो उसने बताया कि माइग्रेशन कभी भी यूनिफॉर्म नहीं देखने को मिलता है। ये माइग्रेशन होता है कि कंट्री की इकोनॉमी कैसी है, उसकी जियोग्राफी कैसी है, उसकी डेमोग्राफी कैसी है, उसके अदर फैक्टर्स क्या हैं, रिजल्टिंग इन एन डिस्टिंक्ट माइग्रेशन पैटर्न सच एज माइग्रेशन कॉरिडोर डेवलप्ड ओवर मैनी ईयर्स। तो बहुत सारे माइग्रेशन क्या कॉरिडोर आपको देखने को मिलेंगे। Recently, cases of around 300 Indian engineers from Tamil Nadu who were trafficked to Myanmar to work for a crypto scam, and nearly 20 Indian nurses trafficked to the UAE for fake jobs। तो अगर बात करें तमिलनाडु के, ये एग्जांपल दिया ऑथर्स ने कि 300 इंडियन इंजीनियर्स तमिलनाडु से कहाँ पर गए थे, म्यांमार के लिए गए थे, किस चीज़ के लिए, क्रिप्टो स्कैम्स के लिए, और नियरली 20 इंडियन नर्सिस को ट्रैफिक किया गया है यूएई दुबई के अंदर फेक जॉब्स के लिए, उन्हें ऑफर्स दिया गया है। बोथ ग्राउंड हैड माइग्रेटेड आफ्टर डिस्परेट पोस्ट कोविड-19 जॉब हंट। तो ये सब कब देखने को मिला है, जब कोविड-19 में लोगों की जॉब छूट गई तो उन्होंने क्या करा, बाहर जाना शुरू करा जॉब्स के लिए। अब एक एशियन लेड कैंपेन की बात करें तो प्रेजेंटली साउथ एशियन कंट्रीज़ जो हमारे नीचे देखने को मिल जाएंगी, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये साउथ एशियन कंट्रीज़ जो हैं इंक्लूडिंग देयर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, स्कॉलर्स एंड माइग्रेंट्स एक्टिविटीज़ आर लीडिंग ए जस्टिस फॉर एंड वेज थीफ्ट। तो ये सब क्या चाहती हैं कि हमें न्याय मिले हमारे पैसों को लेकर, हमारे वेजेस को लेकर, हमारी सैलरीज को लेकर, और कंपेन फॉर द डिसबर्समेंट्स ऑफ द पेंडिंग सैलरी बेनिफिट्स एंड अदर रिलेटेड ड्यूज ऑफ एन लेबर्स। तो इन्होंने कहा है कि हमारा कंपेन है कि हमारी जो सैलरीज हैं उनसे हमें बेनिफिट्स नहीं मिल रहा, वो डिले देखने को मिल रही हैं, और जो ड्यूज़ है लेबर्स का वो थोड़ा पेंडिंग देखने को मिल रहा है। अब अगर हम बात करें वीमेंस वर्कर्स पर फोकस करने के लिए, तो अटेंशन नीड्स टू बी फोकस ऑन द वीमेन माइग्रेंट्स। तो सबसे ज़्यादा हमें किस पर अटेंशन करनी चाहिए, जो वीमेन माइग्रेंट्स हैं। फोर्स वर्क force largely limited to GCC countries and also to the Organization for the Economic Cooperation and Development countries ECDC और टू सम एक्सटेंट। तो सबसे ज़्यादा कहाँ से देखने को मिली है, जीसीसी और इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट कंट्रीज से हमें क्या देखने को मिली है, वीमेंस देखने को मिली है, माइग्रेंट्स वीमेंस। इंटरेस्टिंगली अगर इंडियन नर्सिस और केयर गिवर्स की बात करें है वर्किंग इन द मोस्ट वॉलेटाइल कंट्रीज़, वो अगर इंडियन नर्सिस की बात करें तो काम कर रही हैं वॉलेटाइल्स कंट्रीज़ में, जैसे ईरान हुआ, इराक हुआ, सीरिया, लीबिया, यमन, इसराइल एंड बहुत सारे रिमोट एरियाज़ में जैसे पपुआ न्यू गिनी। Women workers ventures to these countries using the service of recruiting agencies on the account of major domestic problems। तो जो वीमेन वर्कर्स हैं जो इन कंट्रीज़ में जा रही हैं वो भर्ती हो रही हैं वो इस चीज़ एजेंसी में, उनको बहुत सारे डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। Therefore, the government should comprehensively assess the situation of migrants workers and create women-centric rights-based policies। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उन वर्कर्स के लिए, माइग्रेंट्स वर्कर्स के लिए गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, वुमेन सेंटर्स बनानी चाहिए। फाइनली कोविड-19 पैंडेमिक हैव
रीरूटेड ग्लोबल माइग्रेशन पैटर्न्स। तो कोविड-19 ने क्या किया है, मतलब कोविड-19 पैंडेमिक ने बहुत सारे जो माइग्रेशन पैटर्न्स थे उनको रीरूट कर दिया है। अब इस आर्टिकल को भी हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो 7th पेज पर दिया गया है। इसमें बताया गया है G20 की समिट के बारे में, क्योंकि अभी G20 की जो प्रेसिडेंसी है वो इंडिया के पास आ गई है 1 दिसंबर से, और वह 1 साल रहेगी। और 2023 में जम्मू एंड कश्मीर में भी अभी क्या होगी, मीटिंग होगी G20 की। तो इसमें बताया गया ऑथर्स ने कि हमें क्या करना चाहिए, अफ्रीका पर फोकस करना चाहिए, जो कि हार्ट है ग्लोबल साउथ का जो कि हार्ट है। बेसिकली अफ्रीका पर क्यों फोकस करना चाहिए, क्योंकि अफ्रीका में आपको बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। वहाँ से तीनों ही रेखा जो है लाइन गुजरती हैं, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर भी वहाँ से गुजरती है। लेकिन वहाँ पर पॉवर्टी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा कंसर्न देखने को मिलेगा। तो सर ने कहा है कि G20 जो मीटिंग होंगी उसमें हमें अफ्रीका पे फोकस करना चाहिए। तो इंडिया थ्रू द G20 प्रेसिडेंसी intends to the remembered as the voice of the global south at the heart of which is Africa। तो G20 की प्रेसिडेंसी में बेसिकली इंडिया को याद रखना चाहिए किसके बारे में, अफ्रीका के बारे में। मोस्ट ऑफ द 54 कंट्रीज़ जो हैं इस कॉन्टिनेंट की, सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ इस कॉन्टिनेंट में देखने को मिल जाएंगी 54 कंट्रीज़। एंड डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़, इसके अंदर आपको डेवलपिंग कंट्रीज़ कुछ और कुछ लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ देखने को मिल जाएंगी। तो ट्रोली रिप्रेजेंट द साउथ, जो कि ट्रोली क्या इसको रिप्रेजेंट करती है, साउथ को रिप्रेजेंट करती हैं। उनके क्लाइमेट चेंज को हमें देखना चाहिए, उनमें जो पॉवर्टी आ रही है उनको देखना चाहिए। उतरस ने इस आर्टिकल में सिर्फ यही कहा है। अब इस आर्टिकल में हमें एक चीज़ पढ़नी है G20 के बारे में। तो G20 की बात करें तो एक ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़ है, इंटर गवर्नमेंटल फोरम है जिसके अंदर 19 कंट्रीज़ हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। ये काम करता है मेजर इश्यूज़ पे रिलेटेड टू ग्लोबल इकोनॉमी एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। G20 की बात करें तो ये कंपोज करता है मोस्ट ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमीज़ इसके अंदर आती हैं, जैसे इंडस्ट्रियलाइज्ड भी आती हैं, डेवलपिंग नेशंस भी आते हैं। 80% ग्रोस वर्ल्ड प्रोडक्ट को ये शेयर करता है। 75% इंटरनेशनल ट्रेड को और 2/3 पॉपुलेशन को अपने अंदर लेता है, और 60% वर्ल्ड लैंड एरिया भी इसके अंदर आता है। G20 को बेसिकली फाउंड किया गया था 1999 में इन रिस्पॉन्स टू सेवरल वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस उस टाइम पर हो रहे थे, जिस वजह से G20 को फॉर्म किया गया। अगर 2008 से बात करें तो इट हैज़ कन्वीन्ड एटलीस्ट वंस ए ईयर, पहले क्या होती थी इसकी मीटिंग, 1 साल में एक बार होती थी, विद समिट्स इन्वॉल्विंग ईच मेंबर्स हेड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, फाइनेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इसके अंदर आते थे, और हाई रैंकिंग ऑफिसर भी इसके अंदर आते थे। EU बेसिकली रिप्रेजेंट करता था यूरोपियन कमीशन से और यूरोपियन सेंट्रल बैंक से। अदर कंट्रीज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इस समिट को अटेंड करती थी, सम ऑन ए परमानेंट बेसिस पर। 2009 से समिट की बात करें तो G20 ने डिक्लेयर किया अपने आप को एक प्राइमरी वेन्यू फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक फाइनेंशियल कोऑपरेशन। ग्रुप स्टेचर हैज़ राइजन ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट डिकेड्स एंड इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द एनालिस्ट्स as exercising considerable global influence. It is also criticized for its limited memberships। तो इसको हमेशा ही किस चीज़ का क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 20 कंट्रीज़ देखने को मिलेंगी, इसकी लिमिटेड मेंबरशिप्स की वजह से। लेक ऑफ इन्फोर्समेंट पावर्स के अंदर देखने को मिलेंगी, एंड फॉर द एलिज्ड अंडरमाइंस ऑफ एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। समिट्स आर ऑफन मीट विद प्रोटेस्ट, समिट हमेशा किसके साथ मिलती हैं, प्रोटेस्ट के साथ, पार्टिकुलरली बाय एंटी ग्लोबलाइजेशन ग्रुप के साथ। अब हमने G20 के बारे में भी डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो इससे नीचे ही दिया गया है। इस आर्टिकल में हमें एक रिपोर्ट्स के बारे में पढ़ना है। उस रिपोर्ट का नाम क्या है, ग्लोबल ट्रेंड्स के बारे में। ग्लोबल ट्रेंड्स ने अभी एक रिपोर्ट जारी की है कि 2022 में इंडिया में क्या सर्च हुआ है, 2022 में इंडिया में सबसे ज़्यादा गूगल पर क्या सर्च हुआ है। तो इसमें सबसे पहले क्या सर्च हुआ है 2022 की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा सर्च किया है लोगों ने IPL के बारे में। दूसरी बात करें तो कोविन के बारे में लोगों ने सबसे ज़्यादा सर्च किया है। तीसरी बात करें तो फीफा वर्ल्ड कप के बारे में लोगों ने सबसे ज़्यादा सर्च किया है। फोर्थ की बात करें तो एशिया कप के बारे में लोगों ने सबसे ज़्यादा सर्च किया है। फिफ्थ की बात करें तो लोगों ने किसके बारे में सर्च किया है, लोगों ने ICC T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के बारे में सर्च किया है। और सिक्स की बात करें तो लोगों ने ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में सर्च किया है। सेवन्थ की बात करें तो सेवन्थ पे लोगों ने ई श्रम कार्ड के बारे में सर्च किया है।
एट्थ की बात करें तो एट्थ में लोगों ने कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में, नाइन्थ में केजीएफ चैप्टर 2 के बारे में और टेंथ में आईएसएल के बारे में लोगों ने सर्च किया है। तो अभी एक रिपोर्ट आई है गूगल ट्रेंड्स की, जिसमें मोस्ट सर्च टॉपिक जो है इंडिया के अंदर 2022 में वो आईपीएल रहा है। दिस वाज आल्सो, ये मोस्ट सर्च आइटम टर्म था 2021 में भी और 2020 में भी। ग्लोबली आईपीएल वाज द 10th मोस्ट सर्च फ्रॉम दिस ईयर। अगर पूरे दुनिया की बात करें तो 10th मोस्ट सर्च पे सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिला है, आईपीएल देखने को मिला है इस साल 2022 में, क्योंकि अभी दिसंबर चल रहा है तो पूरे साल की रिपोर्ट इसने भेजी है। इनफैक्ट ग्लोबली 4 ऑफ द टॉप 10 सर्च टॉपिक्स, तो अगर ग्लोबली बात करें तो टॉपिक्स की भी बात करें तो टॉप 10 में जो सर्च टॉपिक्स हैं उसमें अंदर आपको क्रिकेट देखने को मिल जाएगा। मतलब इतना ज़्यादा लोग क्रिकेट को पसंद कर रहे हैं। दे 3 ऑफ दीज वर बायलैटरल सीरीज इन्वॉल्विंग इंडिया, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज़ को भी लोगों ने सर्च किया है, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका और इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ को भी लोगों ने सबसे ज़्यादा सर्च किया है। अब इस आर्टिकल में तो हमने देख लिया कि लोगों ने क्या क्या सर्च किया है 2022 में। अब इस आर्टिकल में हमें क्या पढ़ना है, एक रिपोर्ट के बारे में, वो है ग्लोबल ट्रेंड्स। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ग्लोबल ट्रेंड्स की बात करें तो एक वेबसाइट है गूगल की, बाय द गूगल, दैट जो एनालिसिस करती है जो पॉपुलैरिटी, जो टॉप सर्चेस देखने को मिलेंगे उस बेसिकली उस ईएस में अक्रॉस द वेरियस रीजन एंड लैंग्वेज। वेबसाइट यूजेस करती है ग्राफ्स कंपेयर करने के लिए सर्च वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट क्वेरीज ओवर टाइम्स। ऑन अगस्त 5 2008 में गूगल ने लॉन्च किया था गूगल इनसाइट फॉर सर्च, ए मोर सोफिस्टिकेटेड एंड एडवांस सर्विस डिस्प्लेइंग सर्च ट्रेंड्स डाटा। ऑन सितंबर 27 2012 में गूगल मर्ज कर लिया गया गूगल इनसाइट्स को इनटू द गूगल सर्च इनटू द गूगल ट्रेंड्स में। तो गूगल इनसाइट्स को किस में मर्ज कर लिया गया, गूगल ट्रेंड्स में। अब हमने गूगल ट्रेंड्स के बारे में भी डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो गाइज आज यही आर्टिकल थे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद एंड नेवर गिव अप।